हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुन्नल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी का एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग कोशिका से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ये कोशिका से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसमें वैसे क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं जो बार बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग आइए आज का ये महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम कंसेप्ट के साथ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। बोला है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अर्थात CDFD एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है। अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक का केंद्र है, ये कहाँ अवस्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई। इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पर इसका सेंटर है। तो दोस्तों देखिए, इसका सेंटर की अगर बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा हैदराबाद में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हैदराबाद में। देखिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक, इसको CDFD के भी नाम शॉर्ट कोट है, इसके नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली तथा चेन्नई। तो आप सही देखिएगा ऑप्शन आपको क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद होगा। क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, हैदराबाद में सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप माइंड में रखिएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी को जानते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन होता है, जो छोटे से छोटे अध्ययन होते हैं, इसके अंतर्गत किया जाता है। और इसका प्रमुख केंद्र हैदराबाद। क्या है, हैदराबाद। ये आंध्र प्रदेश में, किस राज्य में पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसको याद रखेंगे हम लोग, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। अर्थात इसमें आपसे पूछ रहा है वैसे कौन वैज्ञानिक थे, वो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम यह बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लुई पास्चर, MJ स्लाइडेन, तीसरा है रॉबर्ट हुक और चौथा है टी सॉन। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें देखिए क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हो सकता है, आप माइंड लगाइए क्या क्या हो सकते हैं। 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं और 1 व्यक्ति भी। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो सही ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2 और 4 और 2, अर्थात आपका टी सॉन और MJ स्लाइडेन। क्या है, टी सॉन और MJ स्लाइडेन ने, इन्होंने ही जीव विज्ञान के कोशिकाओं के बारे में बताया था कि सभी जीव जितने होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, MJ स्लाइडेन तथा टी सॉन नामक वैज्ञानिक ने 1839 में, याद रखिएगा 1839 में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की क्रिया की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1665 में, याद रखिएगा 1665 में कोशिका की खोज की थी। किसमें, 1665 में कोशिका का, रॉबर्ट हुक। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा कि कोशिकाओं के बारे में बताया था कि सभी जीव में कोशिका होता है, टी सॉन और MJ स्लाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि एवं विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, बोला है कि शरीर के ऊतकों के वृद्धि, विकास व सुधार के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर हमारा कोई भी कोशिका कट जाता है, उसको भरने में या उसके सुधार करने में या वृद्धि में कौन सा सहायक होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, वसा,
विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। आप इनमें से दोस्तों चूज करिए कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के ऊतकों को भरने का, सुधारने का और वृद्धि करने में सहायक होता है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अगर दोस्तों बात करें, प्रोटीन कोशिका तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग को बनाते हैं। जितने भी बनने वाले संरचना होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसके बनाने में सहायक होते हैं। इसलिए ऊतक की वृद्धि, विकास एवं सुधार में ये महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो उसमें आधारभूत इकाइयां क्या क्या होती हैं? पहला ऑप्शन है एमिनो अम्ल, दूसरा ऑप्शन है डीएनए, तीसरा ऑप्शन है आरएनए, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन बेस और आपका पांचवा ऑप्शन है इनमें से सभी। आप माइंड लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हो। तो दोस्तों अगर यहाँ प्रोटीन निर्माण की बात कर रही है तो प्रोटीन निर्माण आपका एमिनो अम्ल से ही होता है। क्या होता है? एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल की होती है। किसकी होती है? एमिनो अम्ल की ये आधारभूत इकाई है, इन्हीं से इनका निर्माण होता है। प्रोटीन वास्तव में एमिनो अम्ल श्रृंखला से ही इसका निर्माण होता है। एमिनो अम्ल एक श्रृंखला होता है, इसको कह सकते हैं एसिड होता है, एक पीरियोडिक एसिड होता है, इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो आया ना दोस्तों एमिनो अम्ल, तो कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होगी? तो चार ऑप्शन है आपको, 10, दूसरा 15, तीसरा 20 और आपका चौथा 25। तो कितने एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें 20 एमिनो अम्ल मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 20 एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है और इन 20 एमिनो एसिड में से 10 का संश्लेषण, ध्यान दीजिएगा, इन 20 एमिनो अम्ल में से 10 का संश्लेषण लीवर करता है। कौन सा करता है? लीवर खुद करता है। तथा 10 जो प्रोटीन होता है अलग सा ना, कितना 10 और जो प्रोटीन होता है ये हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं। जो अभी हम लोग भोजन खाते हैं ना, वहां से मिलता है। और इन दोनों को मिलाकर 20 एमिनो अम्ल होता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एमिनो अम्ल निम्नलिखित में से किसमें मिले होते हैं? बोला है कि एमिनो अम्ल जो आपको चार ऑप्शन दिया है किसमें मिला होता है? ऑप्शन नंबर ए वसा में, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च में, तीसरा ऑप्शन तेल में और आपका चौथा ऑप्शन है प्रोटीन में। तो आपका दोस्तों कौन सा होगा? तो एमिनो अम्ल की अभी बात हो रही है तो एमिनो अम्ल आपको प्रोटीन में ही मिले होते हैं क्योंकि 20 एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कितने? 20 एमिनो अम्ल, याद रखिएगा 20 एमिनो एसिड मिलकर आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आपको इतना मालूम है कि प्रोटीन में एमिनो अम्ल क्या होता है? मिला होता है। अभी आपको हम बताए थे कि लीवर से आपको 10 मिलते हैं, लीवर से आपको 10 एमिनो अम्ल मिलते हैं तथा 10 एमिनो अम्ल हम लोग फूड अर्थात भोजन से प्राप्त करते हैं। हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवांशिक उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसमें होता है? बोला है आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें से होगा? आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिया है। बोला है डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा है क्रोमोसोम्स और आपका चौथा है राइबोसोम्स और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोला है कि आनुवांशिक उत्परिवर्तन। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, क्रोमोसोम। हमारा आनुवांशिक से मतलब है कि हमारे जो गुण है हमारे बच्चों में कौन ट्रांसफर करता है, ये क्रोमोसोम के माध्यम से ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आनुवांशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में ही होता है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो विभिन्न लक्षणों को पहुंचाया जाता है दोस्तों, जो भेजा जाता है, इसका प्रमुख योगदान होता है किसका? क्रोमोसोम का ही होता है। ठीक ना? तो दोस्तों हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है,
बोला है कि जीन परिवर्तन निम्नलिखित में से किस में होता है, जीन परिवर्तन की बात बोला है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा है क्रोमोसोम और चौथा है राइबोसोम। आप लोग दोस्तों देख लीजिए जीन परिवर्तन किस में होता है, इसने क्वेश्चन पूछा है। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें जीन परिवर्तन, तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। डीएनए में आपका जीन का परिवर्तन होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। डीएनए दोस्तों डाई न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो डीएनए परिवर्तन में आनुवांशिक विशेषताएं, जो आनुवांशिक विशेषताएं होती हैं जीन के कारण ही होती हैं। जो भी हमारा आनुवांशिक, हमारे जो भी बच्चे होंगे उनमें जो भी विशेषताएं होंगे ये इन्हीं के कारण, डीएनए के कारण ही होगा। हमारा जैसे डीएनए होगा हमारे बच्चे का भी डीएनए हमसे मैच करेगा। तो वही सो होता है जिसके कारण आनुवांशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी आनुवांशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होगा आपका यही होने वाला है, तो आपका डीएनए। तो यहाँ से राइट ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। इसमें साफ बोला है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन अर्थात खोज किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कार्नबर्ग, दूसरा ऑप्शन है जॉनसन, तीसरा है बेटसन और आपका चौथा ऑप्शन है ओचोया। इनमें से क्या हो सकता है। अगर दोस्तों इसमें सही ऑप्शन की बात करें, इसका सही ऑप्शन ए होगा कार्नबर्ग। कार्नबर्ग ने ही डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। थोड़ा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कार्नबर्ग, इसका पूरा नाम क्या है, आर्थर कार्नबर्ग, इसका याद रखिएगा, आर्थर कार्नबर्ग इसका पूरा नाम है दोस्तों। इसने इसको सर्वप्रथम 1959 में चिकित्सा विज्ञान इनको मिला है। 1959 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला गया है। कब, 1959 में। आर्थर कार्नबर्ग को 1959 में, याद रखिएगा कि 1959 में इनको चिकित्सा विज्ञान की नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसके लिए, डीएनए संश्लेषण के लिए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, इसके लिए मिला था। किसको, कार्नबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन 46 है, 48, 49 और 50। इनमें से कौन सा होगा। आप दोस्तों सिंपल उत्तर दे सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हमारे अंदर मनुष्य में कितने होंगे, 46 गुणसूत्र। देखिए कभी कोई 46 देता है ये तो, लेकिन अगर जोड़ा में पूछेगा तो जोड़ा में पूछेगा तो 43 जोड़ा, कितना, 23 जोड़ा इसमें पाए जाते हैं। और इसको सिंगल करके पूछेगा तो 46। देखिए दोस्तों क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। मानव शरीर की काई कोशिकाओं में क्रोमोसोम, जिसको गुणसूत्र कहते हैं, इसमें संख्या 46 होती है। अगर जोड़ा में कहें तो 43 होती है, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोमोन्स तथा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। याद रखिएगा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। और यही लिंग गुणसूत्र 23वां जोड़ा जो होता है मां के गर्भाशय में जाता है और जायगोट्स का निर्माण करता है, जो भ्रूण होता है। क्या होता है, जो भ्रूण होता है। सभी गुणसूत्र नहीं जाते हैं, केवल एक ही जोड़ा 23वां जोड़ा जाता है। और सारे जो भी और गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो निषेचन क्रिया में नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ किसके द्वारा आनुवांशिकता के जीव विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया। इन्हें ने कहा था आनुवांशिकता विज्ञान को जेनेटिक्स कहा था। किन्होंने कहा था। इसमें 4 ऑप्शन है, ग्रेगर मेंडल, दूसरा ऑप्शन है सी कोरेंस, तीसरा ऑप्शन है एच.जे. मूलर, चौथा ऑप्शन है डब्ल्यू वाटसन, आपका 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप माइंड लगाए दोस्तों इनमें से क्या हो सकता है जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था। तो इसमें दोस्तों अगर सही ऑप्शन की बात करें डब्ल्यू, क्या होगा, डब्ल्यू वाटसन ने, इन्होंने ही, वाटसन ने ही बताया, वाटसन और क्रिक का नाम सुने हैं, इन्होंने ही बताया था आनुवांशिक जेनेटिक्स के बारे में बताने का प्रयास किया। तो इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। आनुवांशिकता विज्ञान को जेनेटिक्स का नाम डब्ल्यू वाटसन ने
1906, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1906 में नाम दिया था। आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण करने की विधि को इन्होंने अध्ययन करके बताया था कि जो भी हमारे अंदर आनुवांशिक लक्षण हैं, पीढ़ी बाय पीढ़ी हमारे से हमारे बच्चे में, जैसे हमारे बच्चे से उसके बच्चे में जो भी गुण जाते हैं, इसका अध्ययन करके इन्होंने ही बताया था। कितने? डब्ल्यू वाटसन। यहाँ तक हमको कितनी जानकारी मिली? ये डेट याद रखिएगा, 1906 में उन्होंने इसका खोज किया था और इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? जो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये हमारे शरीर में इसका प्रमुख काम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पाचन क्रिया में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी। इनमें से क्या हो सकते हैं? आप खुद माइंड लगाइए दोस्तों, इनमें से क्या सही ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो इनमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण में ये प्रमुख सहायता करता है। इसमें आरएनए जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसमें ये प्रमुख योगदान देता है, क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड का प्रमुख कार्य ही है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए कोशिका के अंदर संदेश वाहक की तरह कार्य करता है, अर्थात हर एक कोशिका के अंदर एक संदेश, जैसे ऊर्जा को पहुंचाना होता है, प्रोटीन को पहुंचाना होता है, इसका ये प्रमुख कार्य। यहाँ तक हमको कितना क्लियर हुआ ना? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? राइबोसोम को पूछा गया, इसमें प्रमुख वर्क क्या है, कार्य क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण। और ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन का स्राव। इनमें से क्या सही ऑप्शन हो सकते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया है दोस्तों, और आपका इसमें सही करेक्ट ऑप्शन वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का प्रमुख क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। दोस्तों देखिए, इसके बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए तथा प्रोटीन का। ध्यान दीजिएगा, आरएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है। आरएनए तथा प्रोटीन का यह बना होता है, इसको माइंड में रखिएगा। राइबोसोम कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का एक प्रमुख स्थान है। यह या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या अंतःप्रद्रव्य जलिका अथवा नाभिकीय कला के साथ संयुक्त होते हैं। और अगर बात करें जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? अगर बात करें राइबोसोम की खोज, तो राइबोसोम का खोज पोलैंड ने किया था। इसका खोज किसने किया था? पोलैंड। इसका ये भी बहुत बार पूछा है, राइबोसोम का खोज किसने किया था? पोलैंड द्वारा किया गया था। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली दोस्तों। आज का ये अंतिम क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन है, और बहुत ही कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है आपको सिंपल ही पता होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, गोल्गी बॉडी, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि इनमें से ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम होगा। इसी को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब आइए थोड़ा सा आत्महत्या की थैली लाइसोसोम आया है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसको हम लोग सुसाइड बैग भी के भी नाम से, इंग्लिश में इसको सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग। इसको आत्महत्या की थैली। अगर इसकी बात करें खोज की दोस्तों, अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज डी डुबे ने किया था। डी डुबे, इसका खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। इसका कार्य क्या होता है कि कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना, इसीलिए हम इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। देखिए हमारा कोशिका होता है, इसमें फैट की मात्रा कभी कभी अधिक हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर फैट की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है। जो भी अनियंत्रित ऊर्जा पदार्थ होते हैं या फैट्स होते हैं, उनका ये पाचन करते हैं। अगर ये लाइसोसोम उनका पाचन न करे तो हमारा मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी कारण हमको बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आशा करेंगे जो भी हमने आपको क्वेश्चंस लिया है और बताने का प्रयास किया है, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो दोस्तों
ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग ये जो सेशन स्टार्ट किए हैं कोशिका तथा आनुवंशिकता, इससे रिलेटेड और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे। उसमें हम इस क्वेश्चन को, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों ये माइंड में रखिएगा कि जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं ये बार बार एग्जाम में आए हैं और आगामी आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है दोस्तों इसलिए इस वीडियो को आप एक बार या 2 बार ज़रूर देखिएगा तथा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।